जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के 14th लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम इवैल्यूएशन पे बात कर रहे थे कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की इवैल्यूएशन किस तरह होगी। तो उसमें एक अहम चीज आउटकम्स, क्या आउटकम्स आप चाहते हैं। देयर इज अ सर्टेन लैक either in performance or in outcomes or in attitude or behaviors, तो उनको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो क्या आउटकम्स आप चाहते हैं? रेलिवेंस होना चाहिए, रिलायबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन, प्रैक्टिकलिटी। तो ये कुछ आउटकम्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जरूरी नहीं कि हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये चारे आउटकम्स हो, क्योंकि डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसी तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। रेलिवेंस क्या है? द एक्सटेंट टू विच ट्रेनिंग आउटकम आर रिलेटेड टू द लर्नड कैपेबिलिटीज एम्फसाइज्ड इन प्रोग्राम। तो देखिए, ट्रेनिंग आउटकम्स जो है वो ही होनी चाहिए जो ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एड्रेस की गई है। द एक्सटेंट टू विच ट्रेनिंग आउटकम्स आर रिलेटेड टू द लर्न कैपेबिलिटीज एम्फसाइज्ड इन ट्रेनिंग। जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे आके आप कहें कि सर वो तो एग्जाम तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया था, सिलेबस में कुछ पढ़ाया गया है और एंड पे इवैल्यूएशन करते हुए आपने कुछ और सवाल पूछ दिए। तो इवैल्यूएशन जो हो वो रेलिवेंस होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए लर्निंग प्रोग्राम्स के साथ। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या आपका कोई कोर्स प्रोग्राम हो, उसके साथ रेलिवेंट होनी चाहिए। कंटेमिनेशन रेफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ इनअप्रोप्रिएट और इररेलेवेंट आउटकम्स। अगर मैं यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल या कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी इवैल्यूएशन में दे दूँ तो क्या होगा? वो इनअप्रोप्रिएट होंगी, वो इररेलेवेंट होंगी। डेफिशिएंसी क्या होगी कि अगर मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को कुछ भी ना पूछूं और आपसे बेसिक चीजें पूछूं कि टी&डी स्टेट्स फॉर व्हाट, एचआरएम स्टेट्स फॉर व्हाट, वो मैं बेसिक चीजों को डिस्कस करूं और एक्चुअल चीजों को डिस्कस ही ना करूं, वो डेफिशिएंसी होगी। एक चीज है इररेलेवेंट होना और एक चीज है इनअप्रोप्रिएट या डेफिशिएंसी होना, किसी चीज की कमी होना। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो चीजें एड्रेस करता है उसी के मुताबिक होना चाहिए। रिलायबिलिटी क्या है? ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। The extent to which outcomes can be measured consistently over time. Consistently 2 जमा 2 आप अजल से अब तक करेंगे तो वो 4 ही आएंगे, कंसिस्टेंसी होगी उसके अंदर। तो इसी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। Evaluators are concerned with consistency over time such that items do not change in meaning or interpretation over time. कि जो भी मीनिंग्स हैं, जो इंटरप्रिटेशन है, एचआरएम दुनिया की पूरी यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई जा रही है वो एचआरएम ही है, उसके कंटेंट सेम है, वो रिलायबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक कॉन्टेक्स्ट में एक चीज पढ़ाई जा रही है और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाके उसके जो टोटल डेफिनेशंस ऑफ मीनिंग्स वो चेंज हो जाए। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में। Discrimination. Normally discrimination is considered a negative thing, so let's have a look what's there. The extent to which measured performance reflects a true difference. अच्छा, कैसे? We want tests that discriminate between high and low performance. हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि कौन से लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से लोग बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, ताकि हमें पता तो चले कि किन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है और क्या गैप है उसमें। A test that is too easy may not discriminate. एक बहुत आसान टेस्ट जो है, क्लास में मैं बहुत आसान टेस्ट लेता हूँ बेसिक लेवल का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा परफॉर्मर है और कौन अच्छा परफॉर्मर नहीं है? In this instance, both high and low performers would do well and appear good, even though they are not. अगर बहुत बेसिक लेवल की चीजों को I'm going to address very basic sort of things. So both high and low performers will come out as equals. तो हमें नहीं पता चलेगा कि किन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, कौन बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे। प्रैक्टिकलिटी, इवैल्यूएशन प्रोग्राम में डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहिए। द एक्सटेंट टू विच आउटकम्स कैन बी इजीली मेजर्ड एंड कलेक्टेड, आसानी से हमें पता चल सके। कंपनीज ऑफन क्लेम दैट मेजरमेंट इज टू बर्डनसम, कि मेजरमेंट जो है वो बड़ी बर्डनसम या बड़ा मुश्किल है। एग्जाम आप भी कहते हैं ना एग्जाम बड़े मुश्किल है, लेकिन एग्जाम में बहुत सारी चीजें हमने देखनी होती है, हमने हाई परफॉर्मर्स और लो परफॉर्मर्स को अलग करना होता है, एंड सो डज फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए कि सिर्फ आप उसको चीजों को रिपीट ना कर सके, उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस का कुछ यहाँ पे डाटा दिया गया है।
यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ कंपनीज यूजिंग आउटकम्स, और एक्स एक्सिस पे आउटकम्स क्या है आपके पास रिएक्शन है, कॉग्निटिव है, बिहेवियर है, रिजल्ट्स है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है और नॉन है। तो बेसिकली ये देख सकते हैं कि किस तरह कितना परसेंट जब आप स्पेंड करते हैं तो आप कौन सी चीज कितनी गेन करते हैं। विच आउटकम्स, हमने आउटकम्स की अभी बात की, लेकिन क्या सारे आउटकम्स हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई होते हैं? While collecting data on all outcomes is ideal, it may not always be necessary. देखिए एक शख्स को, वो कोच है, वो ट्रेनर है, वो एक स्पोर्ट्स का कोच है, तो अब उसके आउटकम्स में क्या है? आपकी फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग करना, वो दौड़ लगवाएगा, आपसे पुशअप्स कराएगा, तो वो उसी को आउटकम समझा जाएगा। अगर वो आपको किताबें पढ़ाए तो क्या वो रेलिवेंट है? हरगिज नहीं है। तो कौन से आउटकम्स जो नेसेसरी है सिर्फ उनको एवेलुएट किया जाना है ना। कंसिडर द स्कोप ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, जो ट्रेनिंग का स्कोप है उसके अंदर रहकर हमने बात करनी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के भी कुछ कंटेंट्स है, उसी के अंदर रहकर हमने पढ़ना होता है। डू नॉट एज्यूम दैट पॉजिटिव रिएक्शंस लीड टू ट्रांसफर। कंट्रोलिंग फॉर थ्रेट्स, देयर आर 3 ways टू कंट्रोल फॉर थ्रेट्स, यूज प्री टेस्ट एंड पोस्ट। जब हमारी इवैल्यूएशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ थ्रेट्स होते हैं, दे आर नॉट फिजिकल थ्रेट्स कि हमारी ट्रेनिंग इवैल्यूएशन बेहतर तौर पे नहीं हो रही, तो इन थ्रेट्स को हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं? यूज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। आप लोगों को ट्रेनिंग पे भेजने से पहले उनसे वो काम कराएं और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें, उसके बाद उनको ट्रेनिंग कराएं, ठीक है? और जब वो ट्रेनिंग कर चुके तो उसके बाद उनसे वही काम रिपीट कराएं और उन दोनों डेटा को आप एनालिसिस करें। से एक शख्स टाइप कर नहीं कर पा रहा, कंप्यूटर नहीं चला रहा, उसके बाद आपने उसका एक देखा कि 5 मिनट में इसकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी क्या आई है, उसके बाद आप उसकी 1 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं और उसके ट्रेनिंग के बाद फिर आप देखते हैं कि 5 मिनट के अंदर इसकी स्पीड क्या आई और एक्यूरेसी क्या आई, तो आपको पता चलता है कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट क्या डिफरेंस आया इस बंदे में। यूज अ कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? आप कह रहे हैं जी ये एक डिपार्टमेंट है जो पूरे का पूरा इसमें एक डेफिशिएंसी है, तो आप आधे लोगों को ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, उनको हम कहते हैं टेस्ट ग्रुप, और आधे लोगों को ट्रेनिंग पे नहीं भेजते, उनको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं 1 महीने की ट्रेनिंग, 1 हफ्ते की, 10 दिन की ट्रेनिंग, और उसके बाद हम उनको वापस लेके आते हैं, उनको 2 ग्रुप्स में काम कराते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या दोनों ग्रुप्स की परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। अगर वाकई ही डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स कि आवर ट्रेनिंग वर्कड। रैंडम असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू कंट्रोल एंड ट्रेनिंग ग्रुप्स, तो इसमें हम रैंडमली लोगों को असाइन कर देते हैं ट्रेनिंग ग्रुप्स में और कंट्रोल ग्रुप्स में। पोस्ट टेस्ट ओनली इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग ओनली पोस्ट ट्रेनिंग आउटकम्स, कि ओवरऑल हम जस्ट ट्रेनिंग के बाद की जो आउटकम्स है उनको इस्तेमाल करते हैं। इट इज अप्रोप्रिएट व्हेन ट्रेनीज कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव सिमिलर लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रायर टू ट्रेनिंग एंड इज स्ट्रेंथेंड विद अ कंट्रोल ग्रुप। तो पोस्ट टेस्ट में जब हम करते हैं तो उसमें सिर्फ ये होता है कि अगर लोगों के सबके लेवल में इक्वल लर्निंग होता है वो बेहतर तौर पे रहता है। प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग बोथ, ये हम वही चीजें जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों में हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस पर हम डिफरेंस देखते हैं। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट विद कंपैरिजन ग्रुप, इट इंक्लूड्स प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग आउटकम एंड यूज ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप। हम देखते हैं कि ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद कितना फर्क आया और उसके साथ कंट्रोल ग्रुप जिसको हमने ट्रेनिंग नहीं कराई उसके साथ इनका कितना डिफरेंस है। If the post-training improvement is greater for the training group, there is evidence that training was responsible. अगर ट्रेनिंग के बाद का लोगों का जो वर्किंग बिहेवियर है वो बेहतर आया है, उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी है, दैट मीन्स दैट आवर ट्रेनिंग वर्क। टाइम सीरीज, हम लोगों की परफॉर्मेंस को एक टाइम सीरीज के ऊपर प्लॉट करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि वो कितना बेहतर तौर पर परफॉर्म किया। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग मेजर्स एट पीरियोडिक इंटरवल्स प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग। एक पीरियोडिक लेवल पे हम देखते हैं कि पिछले 6 महीनों में, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में लोगों ने कितना बेहतर परफॉर्म किया। कंपैरिजन ग्रुप में भी यूज, ओवरऑल हम उनको कंपैरिजन ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिजाइन कैन बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग रिवर्सल which refers to a time period when participant no longer receive training। हम इनको इस तरह भी कर सकते हैं, इन्हीं लोगों की 2 साल पहले क्या परफॉर्मेंस थी जब इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, और अब जब हम इनको ट्रेनिंग दे चुके हैं अब इनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इसके जरिए भी हम ओवरऑल अपनी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, कौन से टाइम है जब ट्रेनिंग में नॉट बी नेसेसरी, इवैल्यूएशन जो हमारी ट्रेनिंग की वो जरूरी नहीं होती। टाइम कॉन्स्टेंट, जब हमारे पास टाइम बहुत कम हो,
से खुदा न खास्ता एक जंग की कैफियत है, हमने आदमी को ट्रेनिंग दी है और उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वैल्यूएशन करें, तो एट दैट मोमेंट वैल्यूएशन इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। मैनेजर्स एंड ट्रेनीज में लैक एक्सपर्टीज। जब दोनों के पास मैनेजर्स और ट्रेनीज दोनों के पास एक्सपर्टीज ना हो इवैल्यूएशन की, तो तब भी वैल्यूएशन इतनी जरूरत नहीं है। द कंपनी में व्यू ट्रेनिंग एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच इट एक्सपेक्ट्स लिटल और नो रिटर्न। तो वो ट्रेनिंग को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही, तो तब भी इतनी वैल्यूएशन को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। व्हेन इवैल्यूएशन इज अ मस्ट, कौन से हालात हैं जिसमें इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग इज ऑनगोइंग एंड हैज द पोटेंशियल टू अफेक्ट मैनी एम्प्लॉयज। एक ऐसा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 300 लोग काम कर रहे हैं, हर एक महीने बाद उनमें से 25 लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। अब पहले 25 लोग गए, उनकी वैल्यूएशन बहुत जरूरी है ताकि इनकी ट्रेनिंग के अंदर अगर कोई कमी पेशी रह गई है, कोई प्रॉब्लम आया है, तो वो अगले लोगों में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वहां पे वो प्रॉब्लम ना आए। तो अगर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है तो फिर बहुत जरूरी है वैल्यूएशन। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्वॉल्व मल्टीपल क्लासेस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग। बहुत सारी क्लासेस हैं, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, तब भी वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। द एक्सपर्टीज एग्जिस्ट्स टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएशन के लिए जो एक्सपर्टीज है वो आपके सामने है और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, तब भी आपको उसकी वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। देयर इज सफिशिएंट टाइम एंड इंटरेस्ट। टाइम भी है, इंटरेस्ट भी है, तो वैल्यूएशन होनी चाहिए। अब आते हैं फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कितना पैसा लगा ट्रेनिंग पर, कितना फायदा हुआ। बॉटम लाइन हमें पॉजिटिव चाहिए, कम पैसे के साथ ज्यादा फायदा। अगर ज्यादा पैसे के साथ थोड़ा सा फायदा या कोई फायदा नहीं हुआ, दैट मीन ट्रेनिंग वाज अ लॉस। कंपनीज में डिजायर टू क्वांटिफाई, क्वालिफाई नहीं, क्वालिटेटिव नहीं, बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, क्वांटिफाई। पहले 13% था, अब 15% चाहिए। पहले एब्सेंटिज्म 20% था, अब 12% चाहिए। पहले प्रोडक्टिविटी 13% थी, अब 18% चाहिए। क्वांटिफाई इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। कंपनीज में डिजायर टू क्वांटिफाई वेदर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग आउटवे द कॉस्ट्स। डॉलर अमाउंट तो हमारे सामने है, तो उस डॉलर अमाउंट को हम दूसरी साइड पे कन्वर्ट करके देखते हैं कि कितना फायदा हुआ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग अकाउंटिंग मेथड्स दैट लुक एट ट्रेनिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। कॉस्ट कैटेगरीज, कॉस्ट कौन सी होती है एक ट्रेनिंग के लिए। प्रोग्राम डेवलपमेंट, हम खुद एक प्रोग्राम डेवलप करें ट्रेनिंग का, या परचेज करें कहीं बाहर से किसी बंदे को, किसी प्रोग्राम को हायर करें, उसकी पर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो हम लिटरेचर प्रिंट कराते हैं, बुक्स हैं, बाकी चीज़ें, उनके इक्विपमेंट है, हार्डवेयर है, फैसिलिटीज, ट्रैवल, लॉजिंग, सैलरी, ट्रेनर की जो सैलरी है, सपोर्टेड स्टाफ है उनकी सैलरी, और उसके साथ लॉस्ट प्रोडक्टिविटी एंड रिप्लेसमेंट वर्कर्स, जो हम लोगों को ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं, उन दिनों में उस जगह पे कौन काम करेगा, उनको रिप्लेस जिन लोगों ने किया है उसकी भी कॉस्ट है डेफिनेटली। तो ये सारी हमारी कॉस्ट है ट्रेनिंग के साथ अटैच्ड। तो बेनिफिट्स हम कौन से इसको डिटरमिन कर सकते हैं। लिटरेचर दैट समराइजेस बेनिफिट्स। पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। पायलट ट्रेनिंग मतलब हम कुछ लोगों को भेजते हैं कि अच्छा यार चेक करते हैं क्या ट्रेनिंग से फायदा हो रहा है, इसको हम पायलट टेस्ट कहते हैं, पायलट स्टडी कहते हैं। ऑब्जर्विंग सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मर्स, आस्किंग ट्रेनीज एंड मैनेजर्स फॉर एस्टिमेट्स। जो जॉब परफॉर्मर सक्सेसफुल है वो ओवरऑल उनसे पूछ रहे होते हैं कि कैसा रहा आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, बेसिकली है क्या आरओआई। रिटर्न ऑन पैसे पे तो हम देख सकते हैं कि 1 मिलियन लगाया कितना वापस आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या। लेकिन अगर आपने 2 लाख रुपए लगा दिया ट्रेनिंग पे, तो उसको कैसे वैल्यूएट करेंगे कि भाई 2 लाख की ट्रेनिंग करा के फायदा कितना हुआ। क्या लोग वक्त पे आना शुरू हो गए हैं, मोटिवेशन बेहतर हो गई है, टर्नआउट कम हुआ है, कैसे पता चलेगा इन सब चीजों का। आइडेंटिफाई एनुअल चेंज इन आउटकम्स। एनुअल चेंज हम देखते हैं कि भाई पहले हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल इतना था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रोडक्टिविटी इतनी बेहतर हुई है। प्लेस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑन द आउटकम्स। हम आउटकम्स के ऊपर एक मॉनेटरी वैल्यू अटैच करते हैं, एक डॉलर अमाउंट उस पर सेट करते हैं। डिटरमिन द एनुअल चेंज इन वैल्यू। हमारी जो वैल्यू में एनुअल जो चीज होती है उसको हम देखते हैं। डिटरमिन ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट को हम डिटरमिन करते हैं, कैलकुलेट नेट बेनिफिट्स, एंड फाइनली डिवाइड नेट बेनिफिट्स बाय कॉस्ट। यूटिलिटी एनालिसिस, ओवरऑल डॉलर अमाउंट के अलावा हमारा क्या फायदा। यूटिलिटी एनालिसिस, assessing the dollar value of training based on estimates of the difference in performance between trained and untrained employees। हम देखते हैं कि जिन लोगों को ट्रेनिंग कराई है और जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं कराई,
उन दोनों के वर्क बिहेवियर में कितना फर्क है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रेन, कितने लोगों को ट्रेन किया गया है। लेंथ ऑफ टाइम ट्रेनिंग इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। अच्छा, आज ट्रेनिंग कराई है तो क्या उसका असर एक हफ्ते तक रहेगा, एक महीने तक रहेगा, एक साल तक, या लाइफ टाइम उसका असर रहेगा। लेंथ ऑफ टाइम, कितने अरसे तक। वेरिएबिलिटी इन परफॉर्मेंस इन द अनट्रेन्ड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं कराई उनके बिहेवियर में क्या कुछ पॉजिटिव चेंज आ रही है। सक्सेस केसेस एंड रिटर्न ऑन एक्सपेक्टेशंस। देखिए, रिटर्न ऑन एक्सपेक्टेशंस। Success cases refers to concrete examples showing how learning has led to results the company find worthwhile and credible. सक्सेस हमारे केसेस क्या है कि एक शख्स परफॉर्म नहीं कर रहा था, देयर वाज सम प्रॉब्लमेटिक केसेस और हमने उसकी ट्रेनिंग कराई, उस पर इन्वेस्टमेंट की एंड फाइनली ही स्टार्टेड वर्किंग। ये हमारे एक सक्सेस केसेस है। रिटर्न ऑन एक्सपेक्टेशंस डिमॉन्स्ट्रेट टू की स्टेक होल्डर्स दैट देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट ट्रेनिंग हैव बीन सेटिस्फाइड। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स अटैच होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स हैं, उसके सप्लायर्स हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, इसके अलावा लोकल सोसाइटी है, गवर्नमेंट है। तो इन सबको हमें दिखाना होता है कि भाई ट्रेनिंग के जरिए हम किस तरह बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड फाइनली बिग डेटा। Big data refer to complex data sets compiled across different systems including marketing, sales, HR, finance, accounting, customer services and operations। हमारे पास एक बिग डेटा होता है, ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन से जनरेट हो रहा होता है। हमारी कितनी कॉस्ट इनकर हुई रॉ मटेरियल पे, कितनी कन्वर्जन कॉस्ट हुई, कितने में सेल हुई, एचआर रिलेटेड कितनी कॉस्ट थी, हमने ऑडिट कराया उसमें क्या इश्यूज आए, ओवरऑल हमारे ऑपरेशन में क्या। तो यहाँ से एक बिग डेटा जनरेट हो रहा होता है। So basically it also has some very little impact on training and development. So that's why we are not going into dense detail of big data. I just want you to focus on प्रोग्राम इवेल्युएशन। आज के लेक्चर में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम की इवेल्युएशन पे बात की। 13th और 14th लेक्चर में हमने देखा कि प्रोग्राम इवेल्युएशन क्यों की जाती है, कौन सी कंडीशन जिनमें ज़रूरी है, कौन सी कंडीशन है जिनमें ज़रूरी नहीं है, आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफिज़।